हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूं अनुभव सर के साथ आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट, जिसमें मैं बात करने वाला हूं अपने सभी CUET एस्पायरेंट्स को लेकर और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं अनुभव सर से पूछने के लिए, क्योंकि कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी GAT को लेकर, डोमेन को लेकर। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं या उससे भी कम दिन का समय बचा है, तो कैसे स्ट्रेटजी लेकर आनी है। तो सर, क्या हम शुरू कर सकते हैं? 100% सर, वेरी एक्साइटेड। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। राइट, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अनुभव सर से हमें बहुत सारे डाउट्स पूछने थे। तो सर, बिना टाइम वेस्ट करे मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब 20 दिन से कम का टाइम बचा हुआ है, तो GAT को लेकर सबसे पहले तो आप बताओ क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अब जब 20 दिन है तो मेरी सिर्फ एक ही सजेशन है, कोई नई स्ट्रैटेजी कोई ना बनाए। जिस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं सिर्फ वही फोकस करें। सेकंड, जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं करा है उनको मैं स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। बेसिकली क्या है, आज जो 26 अप्रैल है, सबसे पहले एक पेज लेके अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को लिख लें। स्ट्रेंथ्स में अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स या फिर स्पोर्ट्स या फिर मीडिया, ऑथर्स एंड बुक्स या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी अरिथमेटिक वाले या जनरल अवेयरनेस के ये सब चैप्टर्स होते हैं, एक जगह अपनी स्ट्रेंथ लिख लें और दूसरी जगह लिख लें अपनी वीकनेसेस। स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी लेवल का क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन आए, हम उसे क्लियर कर लेंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही काम करें। अब 20 दिनों में अपनी वीकनेसेस पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, ये की पॉइंट है। हाँ। रादर देन वीकनेस को लेकर परेशान हो रहे हो कि अब उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। नया चैप्टर अब कोई भी करने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेंथ पे फोकस करें बस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर। अब सर, इसमें ये भी आप बता दो कि बच्चे कैसे इन चीज़ों की प्रिपरेशन, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मेन क्या है, देखिए, मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारे पास RKG इंस्टीट्यूट पे भी अवेलेबल है। पिछले 2021, 2022, 2023 के मॉक टेस्ट करें। मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 24 के इंग्लिश टेस्ट अवेलेबल है और 20 to 24 GAT के टेस्ट भी अवेलेबल है। अब GAT में उन सालों के करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। तो अगर हम 20 से 24 इंग्लिश के मॉक टेस्ट कर रहे हैं और 20 से 24 GAT के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आइडियली हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। फर्क सिर्फ ये है कि पिछले सालों में पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, तो वो सेम ही रहेगा। हाँ, तो आइडियली अभी दो तरीके के लिसनर्स मेरी बात सुन रहे होंगे। एक वो है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एक वो है जो नहीं पढ़ा है अभी तक, शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो तो ये 24 मॉक टेस्ट कर लें। 48 मॉक टेस्ट है। 48 मॉक टेस्ट मतलब एक घंटा आप पढ़ेंगे जनरल टेस्ट और इंग्लिश, तो 48 आवर्स की प्रिपरेशन चाहिए अगले 20 दिन हाँ, अगले 20 दिन में। ये 48 मॉक टेस्ट में अगर आपके 3 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप थ्रेट में हो, नॉर्थ कैंपस आपको नहीं मिलने वाला। 3 से ज्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले वो एक GAT का मॉक टेस्ट उठाए और एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट उठाए। GAT के मॉक टेस्ट उठाने के बाद वो ये देखें कौन कौन से टॉपिक्स उन्हें नेचुरली आते हैं। भाई, बचपन से लेकर अभी तक बेसिक मैथ्स तो पढ़ा ही है 10th स्टैंडर्ड तक। बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ रीडिंग भी करी है। तो अगर मेरे 50 में से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं 28 क्वेश्चन दूर हूं। तो अब मुझे 28 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और अगर मेरे 50 में से 40 क्वेश्चन मुझे नेचुरली आ रहे हैं, तो मुझे 10 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो 10 क्वेश्चन की तैयारी और 28 या 20 क्वेश्चन की तैयारी अलग अलग है। सही बात है, वो अलग अलग है। राइट। और बचपन से आप दो चीजें तो करते ही आए हैं, नंबर्स आप करते आए हैं और इंग्लिश आप बोलते आए हैं। तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट उठाइए और ये देखिए कि आप 50 क्वेश्चन से कितनी दूर है, कहां स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना अटेम्प्ट मारे कि 2 घंटे रोज पढ़ना, 3 घंटे रोज पढ़ना या 4 घंटे रोज पढ़ना। तो ये हो गया आपका डे 0। ठीक है। फिर डे 1 पे जो आपके प्रॉब्लम एरियाज है, वो प्रॉब्लम एरिया, जैसे मान लीजिए सेंटेंस करेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है, मैं 20 के 20 मॉक टेस्ट में सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखूंगा। तो मेरा सेंटेंस करेक्शन प्रिपेयर हो गया। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके 20 पेपरों में सिर्फ वो पूरा करो। तो डे 0 पे क्या है, डे 0 पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करिए और डे 1 से लेकर डे 15 तक सिर्फ उन प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट और सॉल्यूशन देख देख के भी अगर कर लेंगे तो भी आप कर लेंगे। नहीं तो हमारे एवेंजर्स बैच में ऑलरेडी 91 रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है सर। क्या है एवेंजर्स बैच? कुछ भी नहीं है, आपके एक पिज्जा की कॉस्ट के बराबर भी नहीं है। सही बात है। और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें वर्कशीट्स और मॉक टेस्ट भी सारे अपलोडेड है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जहां तक GAT की बात है, तो GAT अभी तक ना लोगों ने लाइटली लिया है।
कि भाई अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हम 2-2 सालों से कर रहे हैं, जीएटी तो अभी हुआ है, तो अभी वो क्या है, हाफ हार्टेडली प्रिपेयर है, लेकिन आगे जैसे पॉडकास्ट चलेगा तो ये पता चलेगा कि जीएटी कैसे सरपास करता जा रहा है बाकी चीजों को। मैं वही पूछना था, अगला क्वेश्चन। आई होप पहले इससे आपको स्ट्रेटेजी तो क्लियर हुई होगी, खासकर जीएटी या इंग्लिश को लेकर। मैं बीच में डोमेन के बारे में भी बच्चों को बता दूंगा। ये हाँ, मैं एक्चुअली यही बोलने वाला था। आप हर बार मुझे बर्निंग तवे पे रख देते हैं और क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। आप ये बताइए हमारे लिसनर्स के लिए, जीएटी इंग्लिश के तो मैंने अभी ज्ञान दे दिया, ठीक है सर, डोमेन के लिए क्या करें? डोमेन में तो 15 ही दिन बच गए, मतलब सभी में 15 दिन बचे, तो डोमेन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सर देखो, डोमेन में टू बी ऑनेस्ट बच्चों की टेंशन कम है, क्योंकि डोमेन जैसा आपने बोला कि बच्चों ने पढ़ तो रखा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेटेजी क्लियर कर देता हूँ बच्चों को क्या करना है। अभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 12th की प्रिपरेशन करते हो तो मैटर बिल्कुल अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है, 6-6 नंबर के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तब आपको डीपली पढ़ना है और पढ़ना ज़्यादा है, करना कम है। लेकिन अब मैं बोलूँगा सिंपल है सर स्ट्रेटेजी, 15 दिन बचे हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज करो और मॉक करो, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो आपने बोला सेम चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है, जो प्रॉब्लम एरियाज़ है, अगर आपके मॉक में कोई पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उस चैप्टर के ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। तो डोमेन में सर सिंपल है स्ट्रेटेजी, अब कंटेंट देखना या कंटेंट से पढ़ाई करना कम करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, मॉक ज़्यादा करें। तो आई थिंक ये कॉमन चलेगा डोमेन के लिए, जीएटी के और इंग्लिश के लिए। आज है 26 अप्रैल, डे 0। हमारे सारे लिसनर्स एक लेफ्ट साइड टेबल बनाए, एक राइट साइड टेबल बनाए। लेफ्ट साइड में अपनी लिखे स्ट्रेंथ और राइट साइड में लिखे अपनी वीकनेस। उसके बाद जो वीकनेसेस हैं उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बिल्कुल, और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको मॉक टेस्ट से उठाएं, उससे पता लगता रहेगा कि मेरे अगर 2 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो मैं काफ़ी क्लोज हूँ, 3 से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता है। करेक्ट। ठीक है सर अब आपकी जीएटी पर ही आता हूँ। कुछ बच्चे अब जीएटी नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो मतलब कैसा ऐसा कर सकते हैं? देखिए, कर क्यों नहीं सकते? जीएटी में आप 0 स्कोर ले आइए, क्या फर्क पड़ेगा? आप इंग्लिश में 0 ले आइए, क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम ये है कि जीएटी की अब इंपॉर्टेंस डे बाय डे और बढ़ती ही जा रही है। कैसे? सबसे पहले तो सर, जब सीयूईटी का नोटिफिकेशन आया था तब हमने एक पॉडकास्ट किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को अभी दूर रखते हैं और सीयूईटी के बारे में बात करते हैं। सीयूईटी या एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, राइट। अब सीयूईटी ने ये बोला था कि मैंने आपके सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं। सीबीएसई में पहले वो 61 सब्जेक्ट्स पूछता था, अब भाई सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, सब्जेक्ट्स लाइक लीगल स्टडीज और ये सब, अब वो हटा के कर दिए 37। ठीक है। अब उन्होंने ये कब किया? जब आप लोग पढ़ रहे हो 11th 12th में, तो उन्होंने बोला आप जो हमने सब्जेक्ट डिलीट कर दिए हैं वो सब्जेक्ट्स आप रिप्लेस कर सकते हो जनरल एबिलिटी टेस्ट से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हुई थी जिसकी वजह से लोगों ने जनरल एबिलिटी टेस्ट भरा था, राइट। जो नहीं भी भरना चाहते थे उन्होंने भरा था मजबूरी में बोल लीजिए, या फिर एक बैकअप के लिए बोल लीजिए कि भाई और तो सब्जेक्ट ही नहीं है। अब क्या, जब प्रिपरेशन करी हाफ हार्टेडली करी, डे 0 से डे 1 से नहीं करी। आज भी लोग एडमिशंस ले रहे हैं, कोचिंग्स में जा रहे हैं, यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हम इतने दिन में कर पाएंगे तो चलो छोड़ो, राइट। अब जैसे ही उन्होंने बोला ये छोड़ो, 22 अप्रैल को एक बम फट गया। 22 अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट कॉलेज IIM कोझिकोड, टॉप 10 IIMs में आता है, राइट। IIM कोझिकोड ने बोला मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, 12वीं के बच्चों के लिए BMS का एंट्रेंस एग्जाम, BMS का कोर्स लाया हूं। अच्छा। अब BMS के कोर्स के लिए उन्होंने बोला या तो तुमने जेई का एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो तो अपने बच्चों ने दिया नहीं होगा, अपने बच्चों ने नहीं दिया क्योंकि इंजीनियरिंग वाले नहीं है, या तुमने CUET का सिर्फ जनरल टेस्ट दिया। अच्छा। या फिर तुम्हें मेरा अपना पेपर देना पड़ेगा। अब वो तो कौन ही देगा? अब नया पेपर देने की फिर एक समस्या, वो भी 22 जून को। तब तक तो CUET निपट जाएगा, कई लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कई लोगों का तो अभी तक हो भी चुका है, राइट। तो वो तलवार लटकी रहेगी 22 जून तक। तो CUET के जनरल टेस्ट से आप IIM कोझिकोड में एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक बड़ा, हाँ। यही CUET के आप कई सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हमें हॉस्टल नहीं जाना, हमें कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि हमें पेरेंट्स को नहीं छोड़ना। किसी के घर में सिंगल पेरेंट है, किसी के घर में पेरेंट्स की इलनेस है, किसी के घर में कोई इश्यूज है तो वो घर नहीं छोड़ना चाहता, ग्रेजुएशन भी वो ऑनलाइन करना चाहता है। तो IIM बैंगलोर का एक प्रोग्राम है DBE, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो भी ये कह रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम में हम CUET का जनरल टेस्ट कंसिडर करेंगे। बस जनरल टेस्ट। तो मतलब ये आई होप बच्चों को पता लग गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ी है रिसेंटली। अब क्या पता सर, जब हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हो न्यूज में कोई और IIM जुड़ जाए, कोई और कॉलेज जुड़ जाए, कोई और कोर्स जुड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जनरल टेस्ट क्या है? एप्टीट्यूड। ये सेम एप्टीट्यूड प्रिपरेशन नारसी मोहन जी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पहले भी तो सब में आ ही रही थी।
ये तो हुआ क्या कि सीयूईटी ने जब जोड़ा इसको तब लोगों को पता चला अरे वाह एप्टीट्यूड भी कुछ है, नहीं तो पहले भी लोग करते थे। राइट, उनका सेपरेट होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 साल से 9 ऐसे कोर्सेज हैं, 20 क्या 1987 से 8 से 9 ऐसे कोर्सेज है जिनका हमेशा से एंट्रेंस एग्जाम रहा है, वो एप्टीट्यूड ही पूछता था। हाँ, बट तब उतना फेमस नहीं था, लोगों को, बच्चों को नहीं पता था। हाँ, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज, बीटेक इन इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीबीएस, अब जो बीएमएस है, ये सब पहले भी पूछते थे। तो जनरल टेस्ट अगर आप खींच चुके हैं और आने वाले 15 दिन में खींच भी सकते हैं, तो ये IIM कोझिकोड, IIM बैंगलोर, हाँ, ये सब खुल जाएंगे। तो मतलब GAT अगर आप हाफ हार्टेडली कर रहे हो तो अभी भी 15 दिन है, उसको अच्छे से फोकस कर रहे हो, पकड़ लो, क्या पता उसका स्कोर आपको कहीं IIM बैंगलोर या कोझिकोड लेके जा सकता है, या और भी ऑप्शंस है। 100% सर, 100%। आप ये देखो ना, अल्टीमेटली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपको नौकरियों में भी आगे चाहिए, अगर वो आएगा ही आएगा। सो ये IIM कोझिकोड और IIM बैंगलोर तो सिर्फ इंडिकेटर्स है, एप्टीट्यूड तो आपको हर जगह ही चाहिए। तो इसको छोड़ना मतलब अभी लॉजिकल नहीं है। अभी मैं नहीं बोलूंगा लॉजिकल, अनटिल अनलेस आप ये बोलो इसकी वजह से आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, ये सब हैम्पर हो रहा हो। और ये जब आपने 2 साल में नहीं किया तो 15 दिन में क्या कर लोगे? हाँ, ये तो सही बात है। इसके लिए तो आपको 2 साल मिले ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में। वो तो हो चुका। और स्पेशली जो 2026 वाले लिसनर्स हैं, उनके लिए अवेकनिंग कॉल है। सही बात है। अगर आप अभी 12th में आए हो तो ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी अवेकनिंग कॉल है कि GAT की इंपॉर्टेंस को आज ही समझे। आपके कम से कम हमारे पास 50 से 100 ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ संडे टू संडे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं CUET का। राइट, हाँ, ये तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन के अंदर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अभी 12th में हैं, बट अभी से नेक्स्ट ईयर की यही प्रिपरेशन कर रहे हैं संडे टू संडे। और ये सीनियर्स नहीं उन्हें एडवाइस करा, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है। करेक्ट। अच्छा सर, बच्चों का भी एक क्वेरी आई थी तो मैंने वहीं से क्वेश्चन पिक करा कि अगर CUET लेट से मिस हो गया मेरा, या अभी इस साल हम फॉर्म नहीं भर पाया कुछ भी रीज़न से, या अब माइंड चेंज हो गया, तो कुछ और ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं क्या? अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, इस बार CUET थोड़ा सा अनफेयर भी रहा है। अनफेयर क्या रहा है? एक तो चेंजेस बहुत सारे आ गए, राइट, वो चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा क्या है, पहले ना CUET फॉर्म भरता था, निकलता था, इतनी एप्लीकेशंस नहीं आती थी, फिर वो डेट एक्सटेंड करता था, फिर वो डेट एक्सटेंड करता था, फिर वो डेट एक्सटेंड करता था, फिर एक करेक्शन विंडो खुलती थी, फिर एक डेट एक्सटेंड होती थी, और तब होता था। इस बार उन्होंने सिर्फ एक ही बार 2 दिन के लिए डेट एक्सटेंड करी बस। ये तो बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेट तो एक्सटेंड होगी। हाँ, क्योंकि क्या है, हमने बोला भी था अपने पॉडकास्ट में होगी, और 48 घंटे के लिए हुई भी। लेकिन वो सिर्फ 48 घंटे के लिए। पिछली बार क्या है, वो 10-10, 15-15 दिन एक्सटेंड होती थी, और 3-3 दिन के लिए फ्रीक्वेंसी में बार-बार खुलती थी। बट उससे हुआ क्या कि CUET में ना बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज हुए। जब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो शायद उसमें होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। बहुत इश्यूज हुए लॉजिस्टिकली, बहुत ज्यादा। तो अब उन्होंने बोला कि टाइमली सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक दे आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड मोर हार्श, और एक आध सब्जेक्ट भी इस बार कम हुआ है। और जो बच्चों के लिए मुझे लगता है शायद वो इसीलिए कुछ कम मिस आउट हो गया। मिस भी हो गया तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी 5 मई तक सेंट जेवियर्स की लास्ट डेट है। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो देखिए आपकी खुली हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या आएगी, या तो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, या ब्रांड नेम की प्रॉब्लम आएगी, कि हमें ये ब्रांड में नहीं जाना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में हर तरीके के कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे प्राइवेट भी हैं, कुछ बुरे प्राइवेट भी हैं। कुछ प्राइवेट देते हैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड, कुछ कहते हैं जब हमारी फीस इतनी अच्छी है तो हम तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उस केस में क्या है, सारे स्टूडेंट्स फिट नहीं होते। राइट, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी। सही बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा रीजन तो देखिए ROI है। 40-40, 45-45 लाख की पैकेज और 20,000 रुपए की फीस। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक अच्छा कॉलेज अवेलेबल है जो है सेंट जेवियर्स। सेंट जेवियर्स का एंट्रेंस एग्जाम अभी भी अवेलेबल है, और 5 मई तक इसकी लास्ट डेट है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे मैंने अभी बताया 22 अप्रैल को IIM कोझिकोड अनाउंस हो गया। फिर मैंने आपको बताया IIM बैंगलोर का ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसकी भी डेट ओपन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके ओपन अभी ओपन है। अभी अगर मैं वापस थोड़ा सा चलता हूँ GAT की एंट्रेंस एग्जाम की इंपॉर्टेंस पे, मैं एक चीज बोलने लगा, मैं भी आने वाला था। हाँ सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया। हमारे जो लिसनर्स है ना, वो कई सारे लोग ऐसे हैं जो IIMs जाना चाहते हैं। 2011 में 12th के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ कि IIM इंदौर एंट्रेंस एग्जाम लेगा और IIM इंदौर एक कोर्स देगा।
फिर कुछ सालों बाद 15 या 16 के आसपास की, या 15, 16, 17 के आसपास की बात है, IIM रोहतक आया। राइट। लेकिन आज अगर आप देखेंगे 2025 में, आई थिंक इन बच्चों को अपने माँ बाप को थैंक यू करना चाहिए, उनकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी इन्हें पैदा करने की। IIM इंदौर के बाद IIM रोहतक, IIM रोहतक के बाद IIM रांची, IIM रांची के बाद IIM जम्मू, IIM जम्मू के बाद IIM बोधगया, IIM बोधगया के बाद IIM शिलोंग, IIM शिलोंग के बाद IIM सिरमौर, IIM सिरमौर के बाद IIM अमृतसर, IIM अमृतसर के बाद IIM कोझीकोड, अब IIM कोझीकोड के बाद IIM बैंगलोर का ऑनलाइन प्रोग्राम। तो अब सर की बात सुन के लग रहा है सर मेरी टाइमिंग गलत हुई पैदा होने की, इसका मतलब? वो तो आपके माँ बाप का ही वो देंगे योगदान है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मेरे लिसनर्स के लिए जो अंडरलाइन कर लें एकदम, हाँ। ज्यादातर IIMs में जाने के लिए IIM इंदौर वाला एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा। जिसका 50% पेपर जो है वो मैथ्स पे, और वो मैथ्स मुश्किल नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा। और मेरे लिसनर्स अभी अपनी गीता पे हाथ रख के, आत्मा पे हाथ रख के बता पाएंगे कि मैथ्स में वो कितने अच्छे हैं। तो IIM जाने के लिए तोड़ भी बताओ सर, डरा के नहीं जाना। नहीं, IIM जाने के लिए मैथ्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। कई सारे IIMs में जाने के लिए, बट जब मैं कहता हूँ IIM कोझीकोड और IIM बैंगलोर में आप ऑनलाइन कोर्स बैंगलोर का और IIM कोझीकोड का रेगुलर कॉलेज वाला कोर्स, ठीक है, ऑफलाइन, वो आप GAT के थ्रू दे सकते हो। तो आपको उस मैथ्स पे तपस्या पे चलने की जरूरत नहीं है, अंगारों पे चलने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जो IIMs जाएगा जिसमें वो फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, लॉग्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब करके जाएगा, और हम खाली GAT करके पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे लिसनर्स को समझने की जरूरत है। समझ गया। ये मेरे से ना, वो आपसे जो आपने मुझसे पूछा कि GAT की इंपॉर्टेंस क्या है, तो शायद मेरे को ये लिसनर्स को बताना पड़ेगा कि IIM इंदौर वाला जो पेपर है उसके बाद आप IIMs जाते हो, या जनरल टेस्ट के बाद आप IIMs जा रहे हो। और कंपेयर करके आप खुद भी देख सकते हो, जो सर बोल रहे हैं कि उसकी मैथ्स का लेवल क्या रहने वाला है और GAT का लेवल क्या रहने वाला है। 100%। GAT का तो मैथ्स है ही नहीं है ना, ही नहीं कुछ। अर्थमेटिक है, 12-15 क्वेश्चन। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर ने दी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि अब ये जो पिछले साल और इस साल ये जो डिफरेंसेस हैं, तो क्या होने वाला है सर? डिसएडवांटेजियस है ज्यादा। हाँ, मेरे लिसनर्स के लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे पहले तो क्या था सर, जैसे मैंने सिलेबस पढ़ा, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया, कुछ सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए, टॉपिक पढ़ाए, वो टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आए, लेकिन मैंने 11th-12th में नहीं पढ़े थे, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। राइट। जैसे आप मुझे बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट 11th-12th स्टेटमेंट 12th में पढ़ता है बच्चा। 12th में पढ़ता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में आया, कंप्यूटर अकाउंटिंग तो कोई कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग आपने लास्ट ईयर जब पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया, लेकिन बच्चों ने बोला हम क्वेश्चंस में अगर फंस जाए तो क्या करें? हाँ, तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इस बार वो छोड़ने वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। ये तो डिसएडवांटेज सीधा सीधा है कि अब एक भी छोड़ तो सकते ही नहीं है, टेक्निक पूरा सिलेबस करना है। और आपको पता है SRCC में लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ थी, वो थी 732 आउट ऑफ 750। तो बस 150 क्वेश्चंस का सॉरी, हाँ, तो 3 ही क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है इस साल भी यही रहने वाला है, इससे तो कम क्या ही होगा। मतलब इस साल 4 क्वेश्चन गलत करने का भी स्कोप मुझे नहीं लगता होने वाला। नहीं, गलती तो हो ही नहीं सकती, पाप है। हाँ, तो पिछली बार क्या 4 सब्जेक्ट थे, 4x4 160, 800 में से 782 का कट ऑफ था SRCC का, करेक्ट। 800 में से 782 का कट ऑफ था, 3 क्वेश्चन गलत कर सकते थे। इस बार कुछ गलत करके दिखाओ ना, छोड़ तो सकते ही नहीं। ये डिसएडवांटेज नंबर 1 है। ठीक है। अब लास्ट ईयर क्योंकि 2 साल का उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था, तो उन्होंने लास्ट ईयर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिनके 1.5 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस थे, उनका टेस्ट उन्होंने सेम डे पे ऑफलाइन मोड में लिया था। पूरी दुनिया अकाउंट्स का पेपर एक दिन दे रही थी, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स का पेपर एक दिन दे रही थी। तो आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के उतने ही क्वेश्चन थे जितने मेरे थे, आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के उतने ही क्वेश्चन थे, आपके लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग के 3 क्वेश्चन थे, मेरे लिए भी 3 क्वेश्चन थे। अब क्या है, पेपर है ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड पे होने की वजह से मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया 8 मई को, आपने अकाउंट्स का पेपर दिया 9 मई को। तो एक तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं पढ़ने को। हाँ, तो मेरे और आप में
तैयारी 10 दिन की प्रिपरेशन का फर्क आ गया। फर्क आ गया, राइट। अब आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग है स्ट्रॉन्ग, आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग में 8 क्वेश्चन, हालांकि कंप्यूटर अकाउंटिंग इस साल हट गया, ऑप्शन में आ गया, एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। और मेरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट वीक, मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गए 9 क्वेश्चन। तो आपके लिए वो स्ट्रेंथ हुई, मेरे लिए वो वीकनेस हुई, क्योंकि पेपर भी चेंज हो जाएगा। यस। अब सेम पेपर तो आएगा नहीं रोज। सही बात है। अब नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। हाँ वो समझाओ सर। जो नहीं वो समझ नहीं आएगा किसी को। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला प्रोस्पेक्टस में 5.5 पेजेस का है। अच्छा, तो फॉर्मूला 5 पन्ना है। अच्छा, 5 पेजेस का वो फॉर्मूला है। अच्छा, तो वो फॉर्मूला पढ़ाने के लिए मुझे 1 महीने स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी पड़ेगी बच्चे को। ठीक है, तो फॉर्मूला तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है सर कि आपके आए 1000 में से 1000, ठीक है, और मेरे आए 1000 में से 950, 980, 960, ठीक है। मेरी रैंक आपकी रैंक से बेटर हो सकती है। तो सर ये दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो आप? आपका स्कोर मेरे स्कोर से अच्छा आया, ठीक है, बट नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के हिसाब से आपकी रैंक ज्यादा भी हो सकती मेरी है। परसेंटाइल और रैंक आपकी रैंक से बेटर हो सकती है। मार्क्स पे मत जाइए। अच्छा, जब नॉर्मलाइजेशन होके फाइनल हो जाएगा तो उस पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपके अकाउंट्स में हो सकता है 200, आपके अकाउंट्स में 250 में से 250 है, आ गए। हाँ, मेरे अकाउंट्स में 244 आउट ऑफ 250 है। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हाँ। लेकिन मेरे वाले दिन पेपर मुश्किल था, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मेरा स्कोर ओवरऑल चेंज होगा। तो इवन अ गुड स्कोर इज नॉट अ गुड स्कोर, इज नॉट अ गारंटी। अ गुड स्कोर इज अ गुड स्कोर, बट इट इज नॉट अ गारंटी। तो मतलब बहुत सारे परम्यूटेशंस रहेंगे कि ओवरऑल उस दिन सबका पेपर कैसा आया भाई है। पहले था एप्पल्स टू एप्पल्स, अब है एप्पल्स टू ऑरेंजेस। उस दिन मौसम कैसा है उस दिन पता चलेगा। तो ये तो ड्रॉबैक बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो इसको बोलता हूँ 6 सिग्मा इवेंट है। तो ये 6 सिग्मा इवेंट क्या होता है? अब आप बताइए 6 सिग्मा इवेंट क्या है? 6 सिग्मा इवेंट एज इन की हमारे कंट्रोल से बाहर है बेसिकली। तो बच्चा इसमें क्या ही कर सकता है, अगर उसकी डेट 8 में ही पड़ी और उसके वाले दिन में अकाउंट्स के मुश्किल क्वेश्चन आए तो आए। हाँ, उसके लिए मुश्किल हो सकता है, सब्जेक्टिव। अब जैसे आपके लिए अकाउंट्स पढ़ाना इजी है, मेरे लिए मुश्किल है। हम जनरल एबिलिटी टेस्ट पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना मुश्किल है। अभी आने वाले पॉडकास्ट में जो आपसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये सब पूछूंगा, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सही बात है, तब मैं वहां बैठा हूँ। हाँ। तो नॉर्मलाइजेशन इज नॉट फेवरेबल फॉर किड्स, 50 क्वेश्चंस इज नॉट फेवरेबल फॉर किड्स। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, हमारे है तो बच्चे, उनके पेरेंट्स हैं। हम चाहे जनरेशन बोले, जेनजी, अल्फा, मिलेनियल्स, जो भी हम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने 2-2, 2.5 साल मेहनत करी है। आज वो बच्चा छुट्टी तक अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कब जाऊं मैं वेकेशन पे? 8 से 31 कब 23 दिन पेपर चलता ही रहेगा। अब मान लो एक पेपर 8 को है, अगला पेपर 22 को है, तो 14 दिन बस वो वेट करता रहेगा। नहीं, इजी तो नहीं है, नो डाउट, इट इज नॉट। वही सर मेरा लास्ट सवाल था पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले कि सर अब पेरेंट्स के लिए भी बता दो, जब आप इंक्लूड करो, और बच्चों के लिए भी, कि अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्या सोचे। मतलब ये देखो, बातें तो सारी हैं ही हैं, फैक्ट्स तो पता ही है, लेकिन अब करना क्या चाहिए? सर, स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बड़ा जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है। अच्छा। अपने 24 के 24 टेस्ट को एनालाइज करिए। आपके पास है, मार्केट में मिल जाएंगे, गूगल पे है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उन्हें अपने पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। मिनिमल सी एक आध छोटी सी फीस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। मतलब इतनी फीस होगी कि आप टॉफ़ी चॉकलेट वाली फीस हो जाएगी। मतलब इतना कोई स्ट्रेस लेने वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है। आप 24 के 24 टेस्ट को एनालाइज करिए कि मैं अभी फिलहाल उसमें कहाँ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। और क्योंकि नए नए ऑप्शंस और एक्सप्लोर करना शुरू करिए, जैसे IIM बैंगलोर हो गया, IIM कोझिकोड हो गया, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हो गए, जेवियर्स के हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस भरिए, चाहे वो अम्बेडकर हो, DTU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। ऑप्शन छोड़ने ये सब पुराने हैं। जितने आप ऑप्शंस बढ़ाएंगे उतने सडनली आपको चांसेस सामने दिखेंगे, आपको डार्क साइड नहीं दिखेगी पिक्चर। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बच्चा कई बार खाली DU पे फोकस होकर, DU में भी फोकस करिए तो DU में इंटेलिजेंटली फोकस करिए। मान लीजिए मैथ्स अगर आपका है तो मैथमेटिकल साइंस के लिए अप्लाई करिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करिए, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करिए, सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे।
अगर आपका कॉमर्स का सेक्शन है तो बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम में तो हर कोई करेगा, हाँ। इको ऑनर्स भी हर कोई करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम में बिजनेस एंड कॉमर्स, ये वाली स्पेशलाइजेशन के भी कोर्सेज हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जितने आप देखिए जिंदगी में ऑप्शंस बढ़ाएंगे उतना आप स्ट्रेस को रिलीव करते जाएंगे, क्योंकि आपको एक बिलीफ सिस्टम आएगा कि मेरा कुछ ना तो कुछ होगा। अच्छा होगा। राइट। तो ये सारी चीजें जितना आप अवेयर रहेंगे उतना आप बेटर रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों से ये बोलना चाहूँगा, अवेयर रहो, और अवेयर रहने के लिए हमारा चैनल इसीलिए है, और सर को मैं लेकर आता रहूँगा बार बार, और कोशिश करेंगे कि हम सर बच्चों के लिए कॉलेज टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल लेकर कॉलेज टू कॉलेज भी करेंगे। और हम अब ये भी कोशिश करते हैं कि हम ना लास्ट 1 वीक में फर्स्ट में से ये मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, सर को भी शायद अभी मैं आज ही अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं फर्स्ट 7 डेज के लिए 1st to 7th में लेट इवनिंग लेट नाइट क्लासेस रखूंगा। हाउ टू अप्रोच पेपर, टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिलेंगे हम आधे घंटे के लिए, 20-20 मिनट के लिए, एक के साथ हम जरूर कोशिश करेंगे। और मैं भी, आपने बोला तो मैं भी फिर सर इसी चैनल पर आऊंगा। हाँ, और एटलीस्ट हम बच्चों के साथ, मैं अपने लेवल पर डोमेन के क्वेश्चंस हैं कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, या बात करेंगे, सो दैट उनका स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा। हाँ, कॉन्सेप्चुअल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स कराएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स कराएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, तो उससे बेनिफिट, प्रॉपर एकेडमिक सेशंस रखते हैं पहले 7 दिन, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप हमने जितनी बातें करी ये सब आपकी क्वेरीज थी मेरे पास, उसी से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, कोई भी, तो प्लीज़ इसको कमेंट के नीचे करके ज़रूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कर देना, और मुझे बताना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।